नरेंद्र चौधरी राज लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, पिछले काफ़ी टाइम से जो अपनी क्लासें नहीं हो पाई, तो आज मैंने सोचा कुछ आपसे बात भी हो जाएगी और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको किस प्रकार से अपन रीड आउट करें और उसके किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स हैं उनको बनाया जाए, तो उसके बारे में कुछ बात की जाए। बहुत ही कम समय के अंतर्गत 15 MCQ लिए गए हैं। बहुत बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम समय के अंतर्गत, और कौन सी आपकी जो काम की चीज़ है वो काम की चीज़ जो एग्जाम के ओरिएंटेड है, इतनी चीज़ आपको इकोनॉमिक सर्वे में किस प्रकार से पढ़नी है। देखो, मैं चीज़ें आपको पढ़नी कैसे है वो ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि आप कम समय के अंतर्गत कैसे अच्छे से अच्छा आप काम कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देख करके, पूरे MCQ नहीं, पूरी एक बार डिटेलिंग देखें किस प्रकार से अपन ने शॉर्ट नोट्स इसके जो डिजाइन किए गए और कैसे इसके जो MCQ हैं उनको फिर आपको आगे देखते हुए चलना है। तो आपको पता चलेगा कि क्लास के अंतर्गत कितना पूरा सार के रूप के अंतर्गत क्लास को लिया गया है। तो आप अच्छे से क्लास को पूरी मनोयोग के साथ में देखें। यदि क्लास अच्छी लगे तो आप बिल्कुल सभी के सभी इसको लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके दें। इस प्रकार की क्लासें अपन आगे ली जाए या क्या किया जाए उसके बारे में आप जरूर बताएं। आपकी राय की हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है कि ये काम मुझे करना चाहिए। देखो, उससे पहले क्या क्या चीज़ें इस जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 की ले रहे हैं, नई आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग अपन जो एक एक चैप्टर के हिसाब से छोटे छोटे से आपको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी। पहले आपको 1 मिनट मोटिवेशन के लिए, देखो अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं, सर अब मेरे पास में क्या मैं करूं, नहीं हो पाएगा, मेरे को 3 महीने हो गए तैयारी करते हुए, क्या मुझे करनी चाहिए? अरे भाई, बिल्कुल करनी चाहिए। देखो, अपनी उड़ान के लिए किसी से राय नहीं मांगे, बस अपने ऊपर यदि आप अपने खुद का जो बिलीव सिस्टम है, खुद के ऊपर जो विश्वास है उसको कायम रखें। आप जो चाहो वो कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज ही क्या है, अपने लिए किसी से राय मांगने की आवश्यकता नहीं है कि आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। बस यदि आपका खुद का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, आपका यदि माइंडसेट है कि आप काम कर लोगे तो आप कर लोगे। भाई, कोई न कोई तो करेगा। 100 लोग इसके अंतर्गत यदि सीट है तो 100 लोग उसमें सिलेक्शन होंगे। इफ वन कैन डू वी कैन डू। यदि कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। बस इतनी सी बात दिमाग के अंतर्गत रखना है और कोई ज्यादा नहीं रखना है। क्योंकि अपना जो विश्वास है, अपना विश्वास जैसे जैसे अपना कायम होता है वैसे वैसे अपना एटीट्यूड चेंज होता है, और जैसे जैसे आपका एटीट्यूड चेंज होता है वैसे वैसे अपन के एक्शन चेंज होता है। अपने काम के करने की तरीका, चाल ढाल, सभी चीजें चेंज हो जाती है। तो पूरा मनोयोग के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में काम करते रहें। बस ये मान करके चलें कि आप कर जाओगे तो कर जाओगे, ठीक है। और यदि अपन सोचते हैं नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मन के अंतर्गत हमेशा आप ये सोचें कि मैं काम कर लूँगा, और अपने विश्वास का जो आपने अपने खुद पर जो बिलीव है उसको पूरा मेंटेन रख करके चलें। देखो, ज़्यादा बातें हैं, उन बातों को अपन इन जो टॉपिक है, इन टॉपिक से ही सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है, वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियाँ और परिदृश्य, इसके अंतर्गत ये चीज़ें हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने पुराने जो क्वेश्चन है उनका भी एनालिसिस किया है। इसके अलावा आपको इसके अंतर्गत 15 जो MCQ मिलेंगे, उस MCQ से भी नियर अबाउट मेरे हिसाब से यदि क्वेश्चन कुछ भी बनेगा तो वहाँ से भी बाहर होने की संभावना नहीं है। फिर भी आप उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको देखते हुए चलेंगे। क्लास पूरी देखनी है, सभी को लाइक करना है। अब देखो, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो, राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ पर वैसे अपन GDP को समझते हैं, राज्य की बात करेंगे तो GSDP है। अब इसके अलावा पर जो कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि उसकी किस प्रकार से। इसके अलावा जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, जो परमानेंट किसी चीज का निर्माण हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। थोक मूल्य सूचकांक जो WPI है उसके बारे में करेंगे। थोक पर कोई चीजें लेके आई जाती है आपने मार्केट में, ये चीजें देखो, ये नाम आपको थोड़े से लगेंगे, बाकी सभी चीजें आपके सुनी हुई है। और CPI जो कंज्यूमर प्रोडक्ट अपने इनकम सूचकांक इंडेक्स, तो इन चीज़ों के बारे में अपन को डिस्कस करना है। साथ साथ में इनके ये क्या टर्म है
इन टर्म को भी अपन बात करते हुए चलेंगे और शॉर्ट नोट्स के द्वारा अपन समझेंगे। इतना ही पढ़ना होता है, देखो इसी से आपका काम चल जाता है, तो ज़्यादा बड़ी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक समीक्षा की सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे बजट तो आगे आने वाले समय के लिए बनाया जाता है, आर्थिक समीक्षा जो पिछला काम किया गया है वो रिव्यू करने के लिए किया जाता है कि हमने किस प्रकार से काम किया गया है। अब इसमें ये देखिए यहाँ पर जो इसको आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने कहा ये इजी रहेंगे, मेरे लिए भी इजी रहते हैं कि इसमें जो लिख करके सीधा सा काम कर दिया जाए, टाइप करना थोड़ा सा काम डिफिकल्ट रहता है। अब जो वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियां और परिदृश्य है, ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 की ले रहे हैं। इसका मतलब जो पिछला साल है, क्या काम किया गया है, उसके बारे में इसका रिव्यू किया जाता है। अब इसको सबसे पहले 2-3 छोटी छोटी चीजें बता देता हूं कि इसको, ये डिपार्टमेंट कौन सा है, तो सांख्यिकी विभाग, जो स्टैटिस्टिक्स विभाग है, जो आंकड़े तैयार करता है, वो इसके द्वारा करता है। और इसको जो तैयार करने का काम है वो आर्थिक और सांख्यिकी, इसी के अंतर्गत आता है, एक निदेशालय आता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये तो ये डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत डायरेक्टरेट, जैसे निदेशालय होता है, जैसे अपने बीकानेर डायरेक्टरेट है, इसी प्रकार से आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय इसके द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसके अंतर्गत इसको जो अपने वित्त मंत्री हैं अशोक जी जो गहलोत हैं, वो इसको वित्त वाली चीजें देखने का काम अशोक जी गहलोत करते हैं। हालांकि जो ये डिपार्टमेंट है, सांख्यिकी डिपार्टमेंट है, इसके जो कैबिनेट मंत्री है, वो कैबिनेट मंत्री है अपने गोविंद राम जी मेघवाल है। याद रखना ये भी, गोविंद राम जी मेघवाल। या आपको पीपीटी वैसे दे दी जाएगी, बाकी छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो चीजें आपको लिखी हुई इस प्रकार से नहीं मिलेगी, तो आप इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके राज्य मंत्री हैं वो है अपने अशोक जी चांदना साहब इसके राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा भी इसके अंतर्गत जो बनाने वाले और भी लोग हैं, जैसे मुख्य सचिव हैं, उनका भी योगदान रहता है। मुख्य सचिव भी कौन है, अपने उषा शर्मा है। कौन है, उषा शर्मा है। अब इसके जो डिपार्टमेंट है, इसके जो अपने मुख्य सचिव तो हो गई, अब इसके पूरे जो इसके शासन सचिव है, इसके जो सांख्यिकी विभाग है, इसके जो शासन सचिव है वो भवानी सिंह जी देता है। कौन है, शासन सचिव। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके कौन है, शासन सचिव। यहां से भी देखो, यदि कोई क्वेश्चन बन जाए तो इसलिए इनको बातों को लिखा जा रहा है। वैसे बहुत कम संभावना है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। जो प्रमुख शासन सचिव है वो भवानी सिंह जी देथा, ठीक है। और जो ये डिपार्टमेंट है, निदेशालय, इस निदेशालय के जो मुख्य हेड होते हैं उनको अपन कहते हैं संयुक्त शासन सचिव। ये अपने हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी बेरवा। वैसे यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, जहां से बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये पिछले जो वित्त वर्ष है, 1 अप्रैल से लेकर के जो 31 मार्च 2023 है, वहां तक का रिव्यू, मोटा मोटा रिव्यू लिया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें, कितना हुआ है। कुछ आंकड़े थोड़े से लेट के भी लिए जाते हैं। तो अब बात करेंगे अपन जीएसडीपी की, ठीक है ना। देखो, जीएसडीपी से पहले मैं आपको एक जीडीपी की बात बताता हूं। क्या है एक्चुअली, क्या होता है कि ये आपका कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि आपको कोई सुई बनानी है, और चाहे हवाई जहाज बनाना है, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक कोई चीज हो, इसके अंतर्गत कोई उत्पाद बन रहा है, और इसके अलावा और भी इसके अंतर्गत इसको लाने ले जाने के अंतर्गत जो सेवाओं में जो खर्च हो रहा है, अब इसके अलावा जो बनेगा, इस बनने वाले जो मूल्य है, इसी के जो अंतिम मूल्य है, इसको अपन क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यदि स्टेट की बात आ जाएगी तो यहाँ एस आ जाता है, जीएसडीपी कह देते हैं। बस इतना ही ध्यान रख करके आपको काम चलाना है। अब इस जीएसडीपी है, इसके अंतर्गत क्या है, स्थिर कीमतें। स्थिर कीमत कब रखी गई है, 2011-12 से अपन एक स्थिर वर्ष मान लिया है 2011-12। उससे अपन देखते हैं कि अपने जो राज्य है, ये आपका राजस्थान राज्य है, इसके अंतर्गत कितनी चीजें अपने बनी है, कितनी चीजें वस्तु, जो उत्पाद और वस्तुएं बनी है, और उनका जो सेवा है, उनका जो अंतिम मूल्य है वो कितना है। तो इसको अपन देखते हुए चलते हैं। तो सीधे सीधे आंकड़े याद रखने आपको, तो 7.99 लाख करोड़ रुपए
ये कितना है, स्थिर कीमतों पर है 7.99 लाख करोड़ है। ये तो बात की 2011-12 के अपन ने अपने स्थिर कीमतों के आधार पर किया गया। ये देश के अंश का जो कितना है, जो देश के अंतर्गत यदि अपने देश का अकॉर्डिंग देखा जाए 2011-12 के अकॉर्डिंग, तो अपना जो जीडीपी के अंतर्गत योगदान है वो है 5.07% है। अब जो पिछले साल देखा जाए, यदि अपन 2022-23 की बात कर रहे हैं, 2021-22 का देखें तो उससे वृद्धि कितनी हुई है, 8.19% की वृद्धि हुई है, 8.19% की वृद्धि हुई है। अब यदि प्रचलित कीमतें जो वर्तमान के अंतर्गत चल रही है, 2022-23 के अंतर्गत चल रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो जीएसडीपी है, जो अंतिम मूल्य है वो है 14.14 लाख रुपए है। आसानी से याद रह जाएगा, 14.14 लाख रुपए। और ये देश का प्रतिशत कितना है, 5.18% है। यहां से स्थिर कीमतों से आपको भी पूछा जाता है वैसे। अब देखो, साथ साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे इंडिया वाला आपको इतना ज़्यादा नहीं देखना है, फिर भी इसके अंतर्गत जो मोटी मोटी चीज़ है वो देख सकते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर 157.60 लाख रुपए है, ये आपकी क्या है, जो जीडीपी है, पूरे देश की जो जीडीपी है उसके अंतर्गत कितनी वृद्धि हुई है, 70% हुई है। इसको अपन ने राजस्थान के साथ साथ में इंडिया का भी अपन ने देख लिया है। और जो ये वृद्धि हुई है 14.14 लाख रुपए और देश के अंतर्गत 5.18% है, ये पिछले साल की अपेक्षा जो 2021-22 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 16.4% की। इधर 8% की, इधर 16% की। याद रखने के लिए डबल जो प्रचलित मूल्य है वहां डबल अपने वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय स्तर पर यदि बात करें तो जीडीपी कितनी है 2022-23 के अंतर्गत, कौन सी वाली जीडीपी की बात कर रहे हैं, प्रचलित कीमतों पर बात कर रहे हैं, इसीलिए इसके नीचे नीचे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। 273.08% जो लाख करोड़ है, जो 15.4% की इसके अंतर्गत वृद्धि हुई है। अभी आपको सिर्फ इसमें राजस्थान के यदि देखा जाए तो स्थिर कीमतों पर देखना, 2011-12 के अंतर्गत जीडीपी के अंतर्गत योगदान कितना है, 7.99 लाख करोड़ रुपए का। कितनी वृद्धि हुई है, 8.19% की हुई है। वहीं प्रचलित कीमतों पर 14.14 लाख करोड़ रुपए, देश का अंश कितना है, 5.18, और वृद्धि कितनी हुई है, 16 पॉइंट। जितनी स्थिर कीमतों पर हुई है उसकी लगभग डबल अपने प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हुई है। देखो, एक क्वेश्चन तो यहां से सीधा बनता है। ये तो बनी बात अपने राज्य घरेलू उत्पाद की बात की है अपन ने। अब बात आती है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य नेट, जो अपने राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है। तो इसको यदि बात कहा जाए, यहां देखो NGSDP कर दीजिए ना, ये यहां पर थोड़ा सा जी रह गया था। नेट ग्रॉस जो स्टेट जो डेवलपमेंट अपने जो प्रोडक्ट है उसकी बात अपन कर रहे हैं, जो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। नेट जो अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें देखो, इतना बड़ा, इतना आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जो जीडीपी है, अब इस जीडीपी के अंतर्गत स्थायी पूंजीगत उपभोग जो मूल्य ह्रास हुआ है, भाई कोई चीज़ ले जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, किसी को कोई वेतन दिया गया है, या किसी भी चीज़ के अंतर्गत जहां पर भी कोई, और उसके अंतर्गत आपने जैसे 100 रुपये या 1000 रुपये कोई कमाया है, 1000 कमाने के साथ साथ में उसके अंतर्गत 100 रुपये उसको कोई मेंटेनेंस का खर्चा आ गया, या उसके अंतर्गत जो चीज़ थी उसके अंतर्गत कुछ मूल्य के अंतर्गत ह्रास हो गया है। गाड़ी लाते हो तो उसकी कीमत वो नहीं रहती है, तो उस मूल्य ह्रास को निकालने के बाद में जो चीज़ बचती है उसको अपन कहते हैं नेट है। ये अपनी क्या है, नेट इनकम कहलाती है। तो ये इसी प्रकार से शुद्ध राज्य जो घरेलू उत्पाद है, ये इसके मूल्य ह्रास को निकाल करके अपन निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि डेफिनेट है, शुद्ध निकालोगे तो जो जितना है उससे डेफिनेट है कम ही होगा। वहां अपन ने स्थिर कीमतों पर 2022-23 में जो कितना अपने नेट है, तो वहां 7.99 लाख जो करोड़ रुपए पड़ा था, वहां पर ये कितना हो गया, 6.95 लाख करोड़ रुपए है। ये क्या है, देख लेना है कि जो अपने सीधा है उससे नेट होगा, जो जीएसडीपी है उससे अपने कम ही होगा। अब बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर। आपको आंकड़े इनको याद रखने हैं। वहां पर अपन ने इसकी डबल की 14.14 लाख रुपए करोड़ की बात की थी। अब यहां पर अपन ने इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं अपन। वहां पर 14.14 लाख करोड़ की बात की थी, तो प्रचलित कीमतों पर नेट होगा तो क्या होगा, उसमें जो मूल्य ह्रास उसको निकाल देंगे तो ये 12.60 लाख रुपए करोड़ होगा। ये अपन ने यहां पर बात कर दी है। ये कर दिए नेट, अपने शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर दी है, उसमें से मूल्य ह्रास को निकाल दिए। ठीक है, ये बात भी हो गई।
अब एक बात करेंगे सकल राज्य मूल्यवर्धन। सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य देखो मूल्यवर्धन के अंतर्गत यदि बात की जाए तो सीधी सी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सीधी सी बात इतनी सी ध्यान रखनी है, बहुत ही कम समय के अंतर्गत होगी, इसके 15 एमसीक्यू देखोगे, कंटिन्यू क्लास देखनी है, तभी आपको पूरा आपको बात समझ में आएगी। अब बात आती है सकल राज्य मूल्यवर्धन। सकल राज्य मूल्यवर्धन का मतलब कि उसके मूल्य के अंतर्गत अलग अलग अपने जो क्षेत्र है उसके हिसाब से देखते हैं। कैसे क्षेत्र के हिसाब से देखोगे, देखो यदि किसी भी देश की कोई जीडीपी निकाली जाती है, जीडीपी निकाली जाती है तो 3 अपन ने क्षेत्र ले रखे हैं। एक तो अपना होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक होता है अपना द्वितीयक क्षेत्र होता है, और एक होता है तृतीयक। यदि किसी ने भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसके अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त हो रही है, जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है, इस प्रकार के जो खनन, सीधा खनन किया जा रहा है, वो सारी सारी प्राथमिक चीज़ें। द्वितीय के अंतर्गत जिससे बना रहे हैं, कोई चीज़ें प्रोडक्ट बना रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं, तो अपन जैसे कोई फैक्ट्री है, वो चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगी, द्वितीय के अंतर्गत आ जाएगी। अब इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, वो सेवा सेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। डॉक्टर है, टीचर है, ये सारे सारे तृतीयक सेवा सेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत इस मूल्यवर्धन कितना रहा है, उसके बारे में देखते हैं। यहां से क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। सकल राज्य मूल्यवर्धन मतलब कि किसी भी क्षेत्र का, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सेवा हो, चाहे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हो, उसमें किस किस का कितना योगदान रहा है, उसके बारे में अपन जो योग है, उस क्षेत्र का योग है, उसके बारे में उसे सकल राज्य मूल्यवर्धन कहते हैं। आंकड़ा याद रखना है, स्थिर मूल्य के अंतर्गत 7.33 लाख करोड़ रुपए, और जो प्रचलित मूल्य है वहां पर 13.11 लाख करोड़ है। इससे भी ज्यादा देखो, इस चीज को आपको ज्यादा ध्यान रखना है, कौन कौन से सेक्टर के अंतर्गत कितना प्रतिशत का योगदान रहा है। देखो सबसे पहला तो सेवा सेक्टर याद रखना है, 43.74, क्योंकि दोनों के अंतर्गत जो प्रचलित कीमतें हैं, जो अभी की है और जो 2011-12 के अंतर्गत स्थिर कीमतों पर ले रहे हैं, ये आधार वर्ष भी याद रखना है, 2011-12 के आधार वर्ष पर कर रहे हैं, 43.74 और 43.74। अब इसके अंतर्गत देखोगे जो कृषि है, कृषि के अंतर्गत कितना हो गया, 28.50 हो गया है। अब यहां पर क्या हुआ, प्रचलित कीमत के अंतर्गत थोड़ा सा बढ़ गया, 45.45 बढ़ा है, तो 28.95। तो ये डेफिनेट है उद्योग के अंतर्गत क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि प्रतिशत अपन 100 के रूप के अंतर्गत ले रहे हैं। तो ये 27.76 है। देखो याद करने के लिए क्या है, 27 स्थिर कीमत पर याद रखोगे, दूसरा अपने आप ही याद रह जाएगा। 27, 7 का 7 ही ले लेना है और एक इसको कम कर देना है, तो 27.76 इसके अंतर्गत आ चुका है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, वही 45 इसमें कम हो जाएगा, 27.31 यहां पर आ जाएगा। 31 क्या, 3 1 आ जाएंगे पॉइंट के बाद में, अपन इसको इसी प्रकार से बोलते हैं 28.95, 27.31, 43.71। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे तो आपको इनके सारी चीजें क्या है, वो आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये अपन ने बात कर ली है इसकी, सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात भी कर ली है, जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की भी बात कर ली है, और जीएसडीपी की बात कर ली है। अब बात करते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण। यहां से भी देखो क्वेश्चन बनता है। अब सकल स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब है आगे आने वाले समय के अंतर्गत आपको कितना ये रेवेन्यू जनरेट करेगा, मतलब कि ऐसी चीज जो एक परमानेंट बना दी है। परमानेंट, आपने किसी कोई भवन का निर्माण कर दिया, परमानेंट है। किसी एक ऐसी स्थायी कोई मशीनरी खरीद ली है, वो क्या है, परमानेंट है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2021-22 के अंत के अंतर्गत, ये देखो अपन थोड़ा सा अपन पीछे की बात की लिखो, इसके अंतर्गत लेते हैं। तो ये कितना है, 3.46 लाख करोड़ रुपए। इसका इन्होंने इस प्रकार से 3.46 लाख रुपए करोड़ का योगदान इसके अंतर्गत, जो परमानेंट चीजें बनाई जाती है उनके अंतर्गत योगदान किया गया। और जो जीएसडीपी है, उसमें 28.47 चीजें तो अपन ने परमानेंट चीजें बनाने के लिए खर्च किया है। बाकी चीजें जैसे कोई फैसिलिटी के अंतर्गत यूज कर ली है, तो वो चीजें परमानेंट नहीं है, वो उपभोग किया और वो वहीं पर चीज खत्म हो जाती है। तो परमानेंट के अंतर्गत निजी जो क्षेत्र है उनका तो 76.19% है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, उनका 23.81% है। इन लोगों ने जो जीएसडीपी के अंतर्गत जो योगदान दिया है, वो अपने
23.21% तो सार्वजनिक क्षेत्र वालों ने सकल स्थायी पूंजी का निर्माण किया है और निजी क्षेत्र वालों ने 76.19% का योगदान किया गया। सारे के सारे आंकड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अब इसके अलावा देखो एक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं प्रति व्यक्ति आय का। प्रति व्यक्ति आय कब निकलती है? तो प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत देखो, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं, प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत जो अपन ने निकाली थी एनजीएसडीपी जो शुद्ध अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसके अंतर्गत यदि जनसंख्या का भाग दे दिया जाए, जितनी अपनी जनसंख्या है राजस्थान की, उसके अंतर्गत 6.87 अरब जितनी भी जो है, उस जनसंख्या का यदि भाग दे दोगे तो वो एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ये पूरे साल भर की आय आती है, तो ध्यान रखना है इसके अंतर्गत भी। जो स्तर कीमत है, और अपन स्तर कीमत कब ले रहे हैं? 2011-12 के अनुसार 2022-23 के अंतर्गत कितनी आ रही है? 86,134 आ रही है। याद रखना पूरा आंकड़ा 86,134 रुपए, जो एक साल के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार से आ रही है, बहुत ही कम है। भारत के अंतर्गत देखोगे तो 96,522 रुपये, 96,522 रुपये, हम लगभग 10,000 रुपये पूरे ऑल इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो अपन कम की स्थिति के अंतर्गत है। अब ये जो इसमें जो वृद्धि दी गई है वो अपने राजस्थान के हिसाब से दी गई है। पहले के हिसाब से अपन ने 6.94% की वृद्धि की गई है, और प्रचलित कीमत के हिसाब से देखा जाए तो कितनी होगी? 1,56,149 रुपये होगी, 1,56,149 होगी। इनको देखो, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान रखना है। सीधी सी बात है, जो शुद्ध अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें जनसंख्या का भाग दे दोगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। जितनी भी जनसंख्या है भारत के अंतर्गत कितनी है? तो 1,70,620 रुपये, ये इनकी प्रचलित अपने प्रति व्यक्ति आय आई हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके, ये सारे पूरे फैक्ट हैं, इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है अपने राजस्थान के अंतर्गत जो महंगाई है उसके बारे में करेंगे। सबसे पहले तो ये आर्थिक और सांख्यिकी जो निदेशालय वो तैयार कर ही रहा है। साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक और खुदरा भावों को सन 1957 से राज्य के चयनित नियमित संग्रह द्वारा किया जा रहा है। और जो थोक मूल्य के आधार पर राज्य के मासिक थोक मूल्य सूचकांक किए जाते हैं। ये है, ऐसा इसमें कोई विशेष नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है। आर्थिक निदेशालय ये थोक और खुदरा भावों के देखा जाएगा साप्ताहिक आधार पर ये संग्रहण का काम कर रहा है, और जो सूचकांक बनाए जा रहे हैं वो अपने मासिक आधार पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेंगे। अब जो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, उसके अंतर्गत अपन बात करेंगे थोक मूल्य सूचकांक की। तो वूल जो प्राइस इंडेक्स है उसकी बात करेंगे। अब इस प्राइस के अंतर्गत देखोगे जो पिछले साल था 2021-22 की, वो 363.23 इसका जो थोक मूल्य सूचकांक था, ये इसको ऐसे करोड़ के नहीं है, सूचकांक अपने अंकों के अंतर्गत ही होते हैं। अब जो वर्तमान के अंतर्गत है वो कितना हो गया? 385.45 हो गया है। इसके अंतर्गत यदि पहले के हिसाब से देखी जाए तो वृद्धि कितनी हो गई है? 6.12% की वृद्धि हो गई है। अब एक क्वेश्चन देखो, ये 4 प्रकार के सूचकांक है। एक तो हो गया WPI हो गया, एक CPI, और CPI के अंतर्गत 4 प्रकार के CPI है। इनके बारे में अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो जो WPI है, अब WPI के अंतर्गत जो वूल थोक का मतलब सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ जो थोक के अंतर्गत जो रिटेलर होता है, वो रिटेलर जो जहाँ बड़ी मात्रा के अंतर्गत कहीं फैक्ट्री में बनेगा, फैक्ट्री के बाद में थोक विक्रेता वो लेता है, और विक्रेता के बाद में जो रिटेलर, जो आपको कंज्यूमर, आप जो हर छोटी छोटी दुकान से जाकर के लेके आते हो, वो अपने वहाँ से CPI इंडेक्स तैयार किया जाता है, और जो फैक्ट्री से सीधा लेके आता है वो थोक विक्रेता कहलाता है। उस आधार पर इसको स्टैटिस्टिक्स को तैयार किया जाता है। तो इसका WPI का जो आधार वर्ष है वो कब है? 1999-2000 लिया गया। आधार वर्ष को याद रखना है, 1999। इसके अंतर्गत कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो 154 वस्तुओं को शामिल किया गया। सारे क्वेश्चन बनने लायक है। जो अपने प्राथमिक प्राथमिक वस्तुएं वो कितनी है? 75 वस्तुएं, और ईंधन वाली वस्तुएं वो कितनी है? 10 वस्तुएं। विनिर्मित वस्तुएं वो कितनी है? 69 वस्तुएं हैं। इनको ध्यान रखना है। अब इनका कितना कितना रोल है? तो इसका 33.8 रोल है, 33.8% इसका प्राथमिक का है। देखो है तो 75 और रोल कितना है? 33 ये है तो 10 पर रोल कितना है इसका? 16.2%, क्योंकि ईंधन वगैरह महंगे हैं। विनिर्मित है तो 69 और रोल कितना है? 49.8% का इसमें योगदान है।
अब बात आती है अखिल भारतीय थोक सूचकांक कितना है, 151.3 आया हुआ है, ठीक ना। अखिल भारतीय सूचकांक कितना है, 151.3 आया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक ना। राजस्थान के अंतर्गत ये चीज़ें हैं। अब बात होती है प्रतिमा जो सीपीआई जो तैयार की जाती है, 4 प्रकार के सीपीआई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। इसमें जो 3 प्रकार के ये सीपीआई है, इनको तो तैयार करता है श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा तैयार किया जाता है। और जो ये पीछे का एक और जो सीपीआई तैयार किया जाता है, ये अपने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जाता है, एनएसओ के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो सीपीआई जो कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है, औद्योगिक श्रमिक है, उनके लिए जो आधार वर्ष है 2016 है। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र लिए हुए, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र लिए हुए हैं। एक ही सेकंड के अंतर्गत देखना, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। देखो अपन देख रहे थे, तो इसके अंतर्गत जो पहले इसको इसी चीज़ के लिए बताने के लिए यहाँ पर ये लिखा था। तो ये जयपुर जो अजमेर है, यहाँ अजमेर नहीं है, यहाँ पर क्या है, अलवर है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो गई थी। पहले ये अजमेर था, तो अब ये याद रखना है, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा रखना है। अब इसके अलावा जो कृषि श्रमिक हैं, उनके लिए जो सीपीआई लिया जाता है, वो उसका आधार वर्ष क्या है, 1986-87। ग्रामीण श्रमिक है, इनके बारे में भी बात किया गया। इसमें कोई ऐसा आधार वर्ष इन्होंने उसके अंतर्गत लिखा हुआ नहीं था। इनको श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो सामान्य है, इसके अंतर्गत ग्रामीण, शहरी, और जो ग्रामीण और शहरी उनका संयुक्त है, इसका आधार वर्ष क्या है, 2012 है। इसका आधार वर्ष क्या है, 2012 लिया हुआ है। तो इसको जो तैयार करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। कुछ एमसीक्यू के बारे में अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसके बहुत ही कम समय के अंतर्गत देखो ये एमसीक्यू ये भी हो जाएंगे। तो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, जो 2022-23 में स्थिर कीमतों पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि दर्ज की गई है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो ये वृद्धि जो दर्ज की गई है वो 8.19% की वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी वृद्धि को भी देखना है आपको, कौन कौन सी कहाँ पर किस प्रकार की वृद्धि दी गई है। अब यदि अपन ने देखो स्थिर कीमतों पर बात की गई, प्रचलित कीमतों की बात करेंगे तो वृद्धि कितनी है, 16.04% की वृद्धि दी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें 8.19% की जो वृद्धि दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्तर 2011-12 कीमतों के आधार पर 2022-23 में अनुमानित है। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं कि जो सकल राज्य आर्थिक समीक्षा के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो स्थिर कीमतें बात कर रहे हैं, स्थिर कीमतों की, और 2022-23 के अंतर्गत कितनी है। सबसे पहली बात तो इसके अंतर्गत क्या चीज आई है कि अपन इसमें स्थिर कीमतों पर चीज देख रहे हैं, ये चीज देखनी है। इसके अलावा देखो आंकड़ा देखते ही 10 लाख करोड़ रुपए, भाई ये आपको ऐसा पता चल जाना चाहिए, इस प्रकार का तो नहीं है। फिर अब यहां पर बात आ जाती है, ये बात आ जाती है। तो अब इसके अंतर्गत सीधा सा बात है, स्थिर कीमत बात करेंगे तो थोड़ा सा आप अनुमान से भी कर सकते हो। तो 7.99 लाख ऑप्शन देखोगे तो उससे भी हो जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी आई हुई है। अब अपन प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर देख रहे हैं। तो देखो स्थिर कीमतों पर देखा तो 86,134 थी, ठीक है। इसको देखो यहाँ सही नहीं करना था, आप कहीं मान लोगे। तो ये तो था अपने स्थिर कीमतों पर था। अब अपन बात करें तो अब ये कितनी आ रही है, 1,56,149 रुपये, 1,56,149 रुपये किस पर आ रही है, प्रचलित कीमतों पर आ रही है, ठीक है। चलो ये भी मान लिया। अब इसके अलावा जो 1,70,620 रुपये है, ये है इंडिया के अंतर्गत। कहाँ पर है, इंडिया के अंतर्गत। एक ही आंकड़ों के अंतर्गत बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं ले, इसलिए इनको फटाफट ही कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी आई हुई है। अब प्रति व्यक्ति की बात कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति की बात सीधी सी बात है, एनजीएसडीपी के अंतर्गत यदि जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो अपन बात कर रहे हैं कौन सा आधार वर्ष ले रहे हैं, 2011-12 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो यहां पर कितनी अपने प्रति व्यक्ति आय आई हुई है, इसके बारे में अपन
देख रहे हैं तो 86,134 आई हुई है। वहाँ पे वापस सारी की सारी चीज़ें देखो, आंकड़े वहाँ मिलते हुए आपके आएंगे। ये आ रही है अपने प्रचलित कीमतों पर, ये आ रही है इंडिया की आ रही है, तो इनको भी अपन को साथ में ध्यान रखना है कि कहीं गलती नहीं कर जाए। फिर आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक WPI का जो आधार वर्ष है वो कौन सा आया हुआ है। तो जो WPI है अभी अपन ने बात की थी 1999 2000 है जो अपने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। ठीक है, ये भी सारे के सारे सिमिलर कहीं कहीं से आपके थोक मूल्य सूचकांकों के ही आधार वर्ष दिए हुए, तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अभी आ जाएंगे, देखो कौन कौन से आधार वर्ष आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत मेंशन किए हुए हैं। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिक, जो औद्योगिक श्रमिक है उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। जो औद्योगिक श्रमिक है उनका आधार वर्ष क्या है, 2016 है। पहले 2012 था, अब 2016 कर दिया गया है। ये वापिस से क्वेश्चन देखिए, ये देखो इनमें ये आधार वर्ष से आपको पता चलेंगे, अभी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखो। फिर नेक्स्ट, अग्रिम अनुमान 2022-23 में स्तर 2011-12 कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, देखो यहाँ पे भी ये गलत लिख दिया है, NGSDP कितना अनुमानित है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित किया गया है, और कौन सी कीमत पर अपन बात कर रहे हैं, स्तर कीमतों पर अपन बात कर रहे हैं, स्तर कीमत पर कितना है। तो डेफिनेट है कि नेट के अंतर्गत जब मूल्य ह्रास होता है तो जो 7.99 लाख करोड़ रुपए था उससे तो डेफिनेट है कम ही होगा। तो ये कितना होगा, यहाँ इसके ऑप्शन यहीं से कट जाते हैं, ये 6.95 लाख करोड़ होगा। इसको ऑप्शन से भी आपको देखना आना चाहिए कि किस प्रकार से आंसर इसके सही हो सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन MCQ करते हो वही बहुत अच्छे सफिशिएंट है। वैसे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन स्तर 2011-12 की कीमतों पर क्षेत्रवार, कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर, बात किसकी कर रहे हैं, स्तर कीमतों की कर रहे हैं। सीधा सा ध्यान रखना है, पहले यहाँ देखो 43.74 सभी के अंतर्गत आया हुआ, तो यहाँ से अपन नहीं पकड़ सकते, इसका बात ये आती है। अब इसके बाद में यदि अपन ने कृषि का पकड़ लिया कि ये अपने जो ऑप्शन है 28.50 आ रहा है, ये कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी यही होगा, फिर ये होगा। तो अपने कृषि के अंतर्गत 28.50, अपने जो उद्योग है वहाँ 27.7 से 7 आ जाएगा, 7-6, फिर यहाँ पर 43.74, ये स्तर कीमतों पर भी यही है और प्रचलित कीमतों पर भी अपने सेवा सेक्टर के अंतर्गत समान है, याद रखने में आपकी सुविधा रहेगी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के 3 केंद्रों, 3 जो औद्योगिक श्रमिक है उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शामिल किया जाता है, इनमें से कौन सा केंद्र शामिल नहीं है। अभी देखो अपन ने वहां पे भी देखा था कि अजमेर को अपन को काटना है, तो यहां से सीधा हो सकता है जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा, 3 जो केंद्र है इनके आधार पर तय किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केंद्र शामिल कौन सा नहीं है, तो बी अपने ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें 154 वस्तुएं शामिल है, ठीक बात है भाई, 154 वस्तुएं बिल्कुल शामिल की गई है। इसका आधार वर्ष, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1900 अपने जो 99-2000 है, ठीक है। अब इसके अलावा राज्य के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 385.45 रहा है, ये भी ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखो जो प्राथमिक वस्तु समूह है वहां पर अपन ने 75 पढ़ी थी और यहां पर क्या लिखा है 69 लिख दिया, तो ये यहां से क्या हो जाता है कि इसका ऑप्शन कौन सा नहीं है, तो ये डी ऑप्शन इसके अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कृषि श्रमिकों के जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो अपने आधार वर्ष उसका कौन सा है, 1986-87 है, चलो ठीक है। कृषि श्रमिकों का सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसके अंतर्गत देखिए कृषि श्रमिकों के जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है 1986-87 है और कृषि श्रमिकों का जो सूचकांक है वो नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखो यदि आपने पहले के यदि नोट्स अभी भी आपने अपडेट देखें, ये अपन ने कृषि श्रमिक है, इनका कौन तैयार कर रहा है, श्रम ब्यूरो शिमला तैयार कर रहा है। तो ये इस प्रकार से आप जब ऊपर के ऑप्शन से देखोगे तो आपको वहाँ से ये पता भी चल जाता है कि भाई ये इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी निदेशालय नहीं कर रहा है, इसको तैयार कौन कर रहा है, श्रम ब्यूरो, श्रम ब्यूरो इसके द्वारा तैयार हो रहा है, श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार हो रहे हैं। 86-87 ठीक है, बात है
ठीक है कि नहीं? तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? खाली एक आ जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर 2022-23 में कितना प्रतिशत है? अब अपन इंडिया के तहत बात कर रहे हैं और प्रचलित कीमत की बात कर रहे हैं। तो यदि स्थिर कीमत पर अपन ने जो देखा था, भारत के हिसाब से जो जीडीपी के अंतर्गत योगदान था वो 5.07% तो स्थिर कीमतों पर था और 5.18% था जो अपने था प्रचलित कीमतों पर था। इसमें सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवाद, कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर में क्रमश है। अब देखो यहां पर अपन ने पहले तो लिया था ये यहां से ले लीजिए, प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार है, वाद नहीं है, कृषि, उद्योग, सेवा का क्या किस प्रकार से रहा है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो वहां पर अपन ने पढ़ा था 28.50 पढ़ा था और यहां पर 27.76 और 43.74 जो सब जगह समान है। अब यहां से ये तो क्वेश्चन सीधा आंसर ये कट जाता है। अब इसके बाद में देखा अपन ने 28.50, इसमें से क्या था कि ये इससे 45 से जो ज़्यादा है, सीधा सही इतना सही ध्यान रखना है। तो 28 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 95, यही से क्वेश्चन बन जाएगा 27.31 और 43.74, सी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार नहीं किया जाता? औद्योगिक श्रमिकों का तैयार किया जाता है, कृषि श्रमिकों का तैयार किया जाता है, ग्रामीण श्रमिकों का तैयार किया जाता है, सभी संगत है। इसका मतलब इसके अंतर्गत सभी के सभी किसके द्वारा किया जा रहे हैं? श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की थोक मूल्य सूचकांक राजस्थान के आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय द्वारा वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें 154 वस्तुएं सम्मिलित किया गया है, 75 प्राथमिक वस्तु, 69 विनिर्मित, 10 ईंधन शक्ति प्रकाश उपसनक समूह। अब देखो यहां पर आपको बारीकी से भी देखना है, ये वार्षिक आधार पर तैयार नहीं किया जाता है। ये वार्षिक आधार पर तैयार नहीं होकर के कहां पर तैयार होता है? मासिक आधार पर तैयार होता है। तो ये गलत है ऑप्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपके कथन केवल बी सही आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी समराइज करके, इतने एमसीक्यू करके, काफ़ी मेहनत से के द्वारा क्लास को बनाई गई है। यदि आपको इस प्रकार की क्लासें चाहिए तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा काम किया जा सकता है। बाकी देखो आपको पढ़ना पड़ेगा और आप खूब मेहनत लगा करके खूब अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक्स अ लॉट।